हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ आज संडे भी है तो आज एंजॉय कीजिए। आज क्लासेस वगैरह बंद रहेंगी कोर्सेज में, लेकिन करंट अफेयर तो पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, रिवीजन के साथ शुरुआत करते हैं। कल का रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया, और इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक में यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी रैंकिंग में भारत दोस्तों है 108वें स्थान पर। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर आ गया है। दोनों ही रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की गई है। और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और छठे क्रिटिक चॉइस अवार्ड में 12वीं फिल्म मूवी ने 12th फिल्म मूवी ने अभी हाल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल सिंह। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की सिफारिश की थी, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 7.0%। रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया है मुंबई ने। और विश्व किडनी दिवस ये 14 मार्च को इस बार मनाया गया। सेकेंड थर्सडे को हर बार मनाया जाता है मार्च महीने के। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहीं पर वीडियो की क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। साथ ही साथ हमारे वीडियो कोर्सेज भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो जैसे कि आप जानते हो पहला क्वेश्चन दिवस से होता है। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल वैक्सीनेशन डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीनेशन डे। अच्छा, इसे इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसका भी मतलब टीकाकरण ही होता है एक प्रकार से। तो वैक्सीनेशन करने, वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में बताने के लिए और वैक्सीनेशन से कैसे रोगों से बचा जाता है, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है 16 मार्च का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 16 मार्च को ही 1995 में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक पिलाई गई थी। ओरल वैक्सीन मतलब कि जो पिलाने वाली वैक्सीन है। अगर पिलाया जाता है कोई वैक्सीन तो वो ओरल वैक्सीन होती है, अगर सिरिंज के थ्रू लगाया जाता है तो वो आप समझो सिरिंज वाली वैक्सीन है। तो पल्स पोलियो अभियान की भी शुरुआत की गई थी। भारत वैसे पोलियो मुक्त हो चुका है। मार्च 2014 में ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। मार्च 2014 में घोषित किया जाने का मतलब है कि 2011 से पोलियो के केसेस नहीं आए हुए हैं, है ना। तो पोलियो मुक्त है आज के टाइम पर भारत, क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो है 3 साल तक अगर किसी देश में कोई केस नहीं आता है तब जाकर के उसको 3 लगातार साल तक अगर नहीं आता है तब उसको पोलियो मुक्त घोषित करता है। 2011 से केसेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तब जाकर 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया भारत को। अभी रिसेंटली 2021 में चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ये भी बात ध्यान रखना। आगे वही चीज इंग्लिश में है आपकी, और ये महत्वपूर्ण दिवस अभी तक आए हुए मार्च महीने के। वीडियो को पॉज करके रिकॉल कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जाती है, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। आप लोग की प्रॉब्लम आ रही थी 4 पेज में जब दिया जा रहा था पीडीएफ को कंप्रेस कर करके, मतलब जिससे साइज कम हो, लेकिन एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया गया है और अब से आपको कम साइज में सिंगल सिंगल पेज में ही पीडीएफ दी जाती है टेलीग्राम से, तो आप उसे डाउनलोड किया कीजिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भारत की पहली एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली बस का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देख पाओगे आपके सामने आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम शिंदे लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट, देश का पहला एलएनजी फ्यूल पावर्ड बस। तो ये एलएनजी फ्यूल से चलेगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलेगी। नेचुरल गैस से चलने से फायदा ये होता है कि कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम करती है। तो और साथ ही साथ अगर ओवरऑल इसमें ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 5000 ऐसे डीजल वाहनों को एलएनजी में एलएनजी वाले ईंधन वाले वाहनों में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा अगर हो जाता है तो अकेले महाराष्ट्र के इस इनिशिएटिव से टोटल प्रदूषण में 10% की कमी आने की संभावना है। फिलहाल अगर हम लोग प्रदूषण की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग पूरे पूरे देश में अगर बात करें, पूरे इंडिया कब तक हो जाएगा जीरो कार्बन एमिशन वाला? तो आप कहोगे 2070 तक।
2070 तक हम लोग हो जाएंगे जीरो कार्बन एमिशन वाले देश, ठीक है। और 2047 तक हम लोगों ने टारगेट बना रखा है एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का, ऊर्जा स्वतंत्र होने का। यानी कि हम लोग ऊर्जा के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग किसी दूसरे देश से खरीदेंगे नहीं एनर्जी, हम लोग अपने देश में ही ऐसे एनर्जी के साधन संसाधन बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे। अच्छा जी, ऐसे ही एलएनजी है, ये तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। हाइड्रोजन पर भी बातचीत चल रही है, हाइड्रोजन पर भी बहुत सारी इनिशिएटिव जगह जगह लिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली नौका जो है तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र से करंट अफेयर के जो भी रिसेंट में आए थे, फिर स्टैटिक की बात करेंगे। तो भारत की पहली एलएनजी चलाई गई, एलएनजी से संचालित बस जम्मू कश्मीर में जाकर के सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिए हैं, औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिए हैं, और उस्मानाबाद नाम बदल करके धाराशिव कर दिए हैं। तो ये 3 नए नाम परिवर्तित हुए हैं महाराष्ट्र के जिलों के। महाराष्ट्र वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिख करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया, और अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 दिया गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जा सकता है। 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता का भी आयोजन यहीं पर किया गया। ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, परसों नरसों मैंने बताया था, लेकिन फिर से आप जान लो, आज कई दिन हो गए हैं जब। तो महाराष्ट्र में देखिए है लोनार झील, लोनार झील को पिंक लेक कहते हैं। यहीं पर तडोबा नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य है, भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट, ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। लोक नृत्य में लावड़ी, पोहड़ा, कोली है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जिलों की संख्या 36 है, विधानसभा में 288 सीट, 48 सीट यहाँ से लोकसभा में जाती है, और राज्यसभा में 19 सीट जाती है। कल लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो गई है डेट्स की, और इसी के साथ आचार संहिता भी लग गया है। अभी हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसकी बात करेंगे। यहाँ पर 48 लोकसभा सीट हो गई है। अब कौन कौन है जिसको अभी भी नहीं याद हुआ है लोकसभा में 5 टॉप सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य, कमेंट करके आज आप लोग आंसर बताओ जरूर। जब तक याद नहीं करा दूंगा तब तक मानूंगा नहीं, आप लोग याद करके बैठ जाओ उसको, ठीक है ना, पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट। थैंक यू बाद में बोल देना जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आके। एकनाथ शिंदे यहाँ पर शिवसेना पार्टी से सीएम है, और गवर्नर है रमेश बैजी, मुंबई यहाँ की कैपिटल है। अगला, राजनाथ सिंह जी ने कहां पर भारतीय नौसेना के मुख्यालय का नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों नौसेना भवन, नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है, और दिल्ली में ही एक नया नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ये जो नया नेवल का समझ लो हेडक्वार्टर है, नेवी का हेडक्वार्टर है, ये काफी ज्यादा हाईटेक बनाया गया है। तो यहाँ पर समझ लो फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत सारा ऐसा तरीका यूज किया गया है। नौसेना का नया मुख्यालय है, और ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। पहली बार नेवी को स्वतंत्र हेडक्वार्टर मिला हुआ है, नई दिल्ली में स्थित है। ग्रीन रेटिंग 4 जैसी टिकाऊ तकनीकी शामिल है, सोलर सिस्टम से भी ये चलता है, ऑपरेट होता है, तो काफी हाईटेक बनाया गया है। भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार जी इसके वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को, ठीक है ना। आगे, हाल ही में जारी वी डैम की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? वी डैम बोले तो वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी रिपोर्ट आई हुई है, यानी वी डैम की लोकतंत्र की रिपोर्ट आई है, और इस मामले में भारत है दोस्तों 104वें स्थान पर। आर्टिकल आपके सामने है, देखो मैं आर्टिकल इसीलिए लेता हूं जिससे अथेंटिक हो जाए क्वेश्चन की बिल्कुल सही है ना। तो इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक्स, वी डैम की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है इंडिया जो है ये दुनिया के टॉप 10 निरंकुश देशों में से एक है। ये देखिए, वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक्स देश, दुनिया के सबसे खराब निरंकुश देशों में एक है भारत। 179 देशों में भारत को 104वां स्थान दिया गया है, ये इनकी रिपोर्ट है। इनके अनुसार ऐसा है कि भारत जो है लोकतंत्र के मामले में सबसे अराजक देशों में, मतलब कहे निरंकुश देशों में से एक है। भारत सरकार यही कहेगी, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं इस रिपोर्ट को। तो यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट्स आई हुई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। पिछले दिनों में जो इंडेक्स आई हैं, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में 134वें पर है, और यूएनडीपी की लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर है, साइबर क्राइम रिपोर्ट में 80वें स्थान पर है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोग 38वें स्थान पर हैं।
ये रिपोर्ट ऐसे देश जारी करते हैं, ऐसे देश के इंस्टीट्यूट जारी करते हैं जहां पर मतलब मान लो इतना छोटा चुनाव होता होगा, अगर होता भी होगा तो जितना तो हम लोग के एक जिले का चुनाव हो जाता है ना। लेकिन ठीक है भाई, जारी कर रहे हैं रिपोर्ट, जारी करने दो। जब इंडिया जैसे इतने बड़े देश की 142 करोड़ की जनता का एक साथ चुनाव कराना होगा ना, तब इनसे पूछो कि तब किस आसान पर तुम खुद का रखोगे। चलो, किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? अब देखिए, इसमें ये नहीं है कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी का विरोध कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो है अपने भारत के निवासी हैं, तो हमें अपने भारत का सम्मान करना चाहिए और पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। 142 करोड़ लोगों का चुनाव कराना मामूली बात नहीं है ना, हवा की बात नहीं है। बहुत सारे देश में अभी आप देख रहे हो, पाकिस्तान वाले वगैरह में कैसे चुनाव होते हैं। 20-25 करोड़ की आबादी है वहां पर, पूरा पूरा इधर उधर तहलका मच जाता है। तो फिर भी इतना सुचारू रूप से अपने यहाँ चुनाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप इंडेक्स में सबसे निरंकुश देशों में उठा करके रख देते हो। आप ऐसी रिपोर्ट पता नहीं किस प्रकार से। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया करके कैंपेन भी चल रहा था, जिसमें वो लोग पहले उधर से शुरुआत हुई, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तरफ से शुरुआत हुई कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया करके यहाँ की जो जो भी गंदगी है, जो भी खराब चीजें हैं वो दिखा रहे थे। उल्टा इंडियंस ने फिर उनको लिया आड़े हाथों और फिर वहां की चीजों को भी दिखाना शुरू कर दिया। तो वो लोग ना इंडिया का एक प्रोस्पेक्टिव ऐसा बना दिए हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जहाँ गंदी गंदी चीजें रहेंगी, नालियाँ रहेंगी, कचड़े रहेंगे, इन सब की वीडियो फुटेज बनाकर जाएंगे। और हम लोग जाते हैं जब वहाँ विदेशों में, तो क्या करते हैं, हमारे सेलिब्रिटी, हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं तो क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स आएंगे, उनकी फोटो वीडियो बना करके डालेंगे सोशल मीडिया पे। तो ये एक प्रकार से परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये देखो ये कैसा है, ये गरीब देश है, और वो देखो वो बहुत एलीट क्लास के देश हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बहुत पहले से करती आ रही हैं, और इसका सेवन भी सब लोग कर ही रहे हैं अच्छे से। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। मैंने ऐसे ही एक हथियार डीआरडीओ ने जब परीक्षण किया था तब भी आपको बताया था, दुर्गा 2 याद होगा आपको। उसी टाइम आपको बताया था कि अब टाइम जो है आ गया है लेजर वेपन का। मतलब कोई भी मिसाइल नहीं छोड़नी है, कोई भी बम नहीं फेंकना है, कोई भी हथगोला नहीं बहाकर मारना है, लेजर से निशाना लगाओ, टारगेट बनाओ और जला दो। तो यही अब चल रहा है। यहाँ पर देखो, ब्रिटेन ने भी एक ऐसा ही अपना लेजर वेपन जो है इसका परीक्षण किया हुआ है। ब्रिटेन, यूके बहुत गुमसुम रहता है, छुपा सा रहता है, अपने हथियारों वगैरह का परीक्षण करता है, लेकिन बहुत ज्यादा देशों को, बहुत ज्यादा दुनिया को पता नहीं लग पाता है। जैसे हम लोग हैं, अक्सर सुनते हैं रसिया ने परीक्षण किया, अमेरिका ने परीक्षण किया, ईरान ने, भारत ने या पाकिस्तान ने परीक्षण किया, बहुत ज्यादा करके किम जोंग उन का पढ़ लेंगे, इनने परीक्षण किया। कभी हम लोग ऐसा नहीं सुनते हैं कि फ्रांस ने ऐसा परीक्षण किया या ब्रिटेन ने ऐसा परीक्षण किया, जर्मनी ने किया, जब तक कुछ बहुत बड़ा परीक्षण वो लोग ना करें तो। लेकिन क्या उन लोग के पास हथियार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग काफी ज्यादा आगे हैं। अब आप सोचो कि हम लोग जब गरीबी से जूझ रहे थे, जब हम लोग आजाद होकर के आगे बढ़ रहे थे, तब उससे 50-60 साल 100 साल पहले से उनके साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च पर उनको फंड दिया जाता था और कर रहे थे। तो उनके पास हाईटेक हथियार है। इसीलिए जब हथियारों की लिस्ट आती है, हाईटेक वेपन्स की लिस्ट आती है या खुफिया एजेंसियों की लिस्ट आती है, तो उसमें आज भी ब्रिटेन का नाम जो है ये टॉप कंट्रीज में रहता है। फिलहाल ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है ये, और इसका सफल परीक्षण इन्होंने किया हुआ है। इस वेपन की वजह से फायदा क्या होगा कि मात्र 10 सेकंड के विस्फोट के लिए इनको 10 पाउंड स्टर्लिंग से भी कम की लागत आएगी। ये सिंबल जो है ये पाउंड स्टर्लिंग का है। ब्रिटेन की मुद्रा होती है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, इसलिए उसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूरोपियन यूनियन के जितने सदस्य हैं उनकी मुद्रा यूरो है। ठीक है ना, कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के बाद कंडीशन ये होती है कि वो लोग आपस में व्यापार वगैरह फ्री में कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होता है। तो जैसे फ्रांस की और इन सब की देशों की अगर आप देखोगे, जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह, इन सब की यूरो है करेंसी। ये पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की सबसे महंगी मुद्राओं में मानी जाती है। यूके रक्षा मंत्रालय और ब्रिटिश उद्योग के 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है इसका संयुक्त निवेश होगा, और इस पर ये लोग और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे। आगे,
एक और जरूरी बात दोस्तों, टेक्स्ट बुक का हैवी प्राइस ड्रॉप सेल एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। 3 दिनों का मौका है, आज, कल और परसों। इसके बीच में अगर आपको लेना है टेक्स्ट बुक पास तो आप 219 रुपए में ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है 307 रुपए में प्राप्त कर पाएंगे। एमजेटी कूपन कोड यूज करना, 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज करने की सोच रहे हैं तो एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिए। भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक सिंगल परचेज पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स या बाकी चीजों के एग्जाम्स के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सेट्स भी मिल जाते हैं और आने वाले प्रैक्टिस सेट भी आप बहुत ही बाखूबी तरीके से रैंक वाइज देख सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, ऑनलाइन आप मोबाइल से भी सॉल्व कर सकते हो और पीसी से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए जाएंगे? तो देखो, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल फाइनली डेट्स अनाउंस कर दी। 19 अप्रैल से दोस्तों चुनाव शुरू हो रहा है लोकसभा का और 7 चरणों में 7 स्टेजेस में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ये राजीव कुमार साहब हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने घोषणा की है कि 19 अप्रैल से 7 फेजेज में चुनाव शुरू किए जाएंगे। 4 जून को रिजल्ट्स इसका आएगा। भारत भर में ये सबसे बड़ा पर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है। कुल 7 चरणों में होंगे, नतीजे 4 जून। विधानसभा 17वीं लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 16 जून को समाप्त हो जाएगा और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है ये शुरू किया जाएगा। अच्छा, इस पर मैंने कल एक वीडियो भी दी हुई है आपको, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि अब भैया इलेक्शन की डेट्स आ गई हैं, तो जब घोषणा किए उसी दिन से लग गया आचार संहिता। तो आचार संहिता यानी कल से 16 तारीख से लग चुका है, 16 मार्च से। तो आचार संहिता होती क्या है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, इसको आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है कि आज से कल से क्या आप चीजें कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या नियम है, राजनीतिक दलों के लिए क्या नियम है, बाकी जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए क्या नियम है। सब कुछ मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। इसको वीडियो जाकर चैनल पर जरूर देखना आप। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों को अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों, सार्क जो है मछली, जो कि बहुत ही खतरनाक मछली मानी जाती है, सार्क फिश, उसके शरीर के अंगों की तस्करी करने के मामले में तमिलनाडु ये टॉप पर है। अब देखो, इसमें राजस्थान तो होगा नहीं, है ना, इसके अलावा मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सार्क मछली जो है ना, नदी में नहीं पाई जाती, समुद्र में पाई जाती है। तो समुद्र तो यहाँ पे है नहीं, समझ लो, लैंड लॉक्ड हुए। महाराष्ट्र में और तमिलनाडु कह सकते हैं, दोनों में से तो तमिलनाडु आप लगाइएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु टॉप से इलीगल ट्रेड इन सार्क बॉडी पार्ट्स, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। सार्क के शरीर के अंगों का 65% अवैध व्यापार तमिलनाडु में ही हुआ है। उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी होता आया है। केवल 26 सार्क ही भारत में पाई जाती हैं, टोटल सार्क की 160 प्रजातियों में से 26 प्रकार की भारत में पाई जाती हैं। सार्क मछली बहुत ही खतरनाक मछली होती है। फिल्मों वगैरह में भी आपने देखा होगा कि सार्क को हल्का सा भी अगर ब्लड का हिस्सा मिल जाए तो बहुत तेज से वो अट्रैक्ट होती हैं। अगर पानी में ब्लड भी दिख जाता है तो उसकी तरफ मछली बहुत तेजी से आकर्षित होती है। ये वाले तमिलनाडु जो है, यहाँ पर करंट अफेयर की वजह से क्यों चर्चे में रहा था पिछले दिनों में, तो सीएए ना लागू करने की इन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा निंगल नलामा योजना की घोषणा की है। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला यहाँ पर रखी गई है। सिंधु गणपति तमिलनाडु की पहली ट्रांस ट्रेन टिकट परीक्षण बनी है और कैलेगनर स्पोर्ट किट का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तमिलनाडु अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें, 39 लोकसभा में सीटें हैं। लोकसभा सीटों के मामले में इसका नंबर 5वां आता है। राज्यसभा में 18 सीट, चेन्नई में इसकी राजधानी है। ठीक है ना, अभी लोकसभा याद करवा रहा हूँ, फिर आगे आपका राज्यसभा की सीटें याद करवाऊंगा। पहले आप लोकसभा वाला कमेंट करके आज कंफर्म कर दो 5 राज्यों का। पुलिकट, कलिवली, सिंगालनूर जो है ये प्रमुख झीलें हैं। गुइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भरतनाट्यम दुनिया का सबसे प्राचीनतम नृत्य यहीं का है। अगला, सऊदी अरेबियन ग्रां प्री किसने जीता है? तो दोस्तों, फार्मूला 1 रेस जो है ये अब शुरुआत हो चुकी है सीजन की। इसकी मार्च वगैरह में शुरू होते हैं और सितंबर अक्टूबर तक चलते हैं।
और इसी के बीच में लगभग 23 से 24 रेस होती है। इन 23 से 24 रेस में अगर पिछली बार की बात करें तो सबसे ज्यादा जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन, और मैक्स वर्स्टैपेन ही शुरुआत भी अब कर दी है फिर से। तो यहाँ सऊदी अरेबियन ग्रां प्री भी इन्होंने जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, रेडबुल के ये ड्राइवर हैं, रहने वाले हैं नीदरलैंड के, ध्यान रखना रहने वाले हैं ये नीदरलैंड के, दिख रहा है। और पिछली 2 सीजन से ये विजेता बनते आए हुए हैं, चैंपियन बनते आए हुए हैं। देखो 23 रेस होती है, उसमें से 10-15 जो जीतता है वो चैंपियन घोषित किया जाता है। तो 2 बार से यही चैंपियन बन रहे हैं, और इस बार भी, पिछली बार भी अभी बने थे। यहाँ पर भी सऊदी अरब ग्रां प्री इन्होंने जीत लिया हुआ है। फॉर्मूला 1 रेस जो है ये दुनिया में प्रचलित रेसों में से एक मानी जाती है। अगला, हाल ही में किस महिला पत्रकार ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमेली देवी जैन पुरस्कार एक बार क्वेश्चन पूछा था, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखना पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, ये पत्रकारिता के लिए दिया तो जाता है, लेकिन पत्रकारिता के लिए महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में चमेली देवी जैन जी जो थी, उनके निधन को लेकर के उनकी स्मृति में यह पुरस्कार शुरू किया गया। फिलहाल इस बार की ये दोनों विजेता हैं 2024 के लिए। एक तो इसमें दोस्तों पत्रकार है स्वतंत्र पत्रकार की, स्वतंत्र पत्रकार एक संस्था है, एक पेपर न्यूज एजेंसी है, उसकी है ग्रीष्मा कुठार, और इंडियन एक्सप्रेस की है रितिका चोपड़ा। इन दोनों को 2024 के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए। ठीक, चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में जानो। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ये चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी, और पत्रकारिता में भी ये थोड़ा बहुत रोल निभाती थी। 1980 की में द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इनके नाम से यह पुरस्कार शुरू किया गया। पहली बार 1981 में दिया गया। ठीक है, ध्यान रहे, अगर पूछा जाए पहली बार कब दिया गया तो आप बताएंगे 1981 में दिया गया, लेकिन शुरुआत 1980 से हो गई थी द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। अगला, सेम चीज इंग्लिश में है। अगला, कुछ और पुरस्कार सम्मान को रिकॉल करेंगे। अमिताभ घोष साहब को अभी इरास्मस पुरस्कार दिया गया। रिकेन यामामोटो, इनको प्रेज्कर पुरस्कार दिया गया। ये आर्किटेक्ट के वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया। नाइटहुड की उपाधि पा गए हैं सुनील मित्तल। नाइटहुड की उपाधि पाने के बाद नाम के आगे सर जुड़ जाता है। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन पुरस्कार नीमहंस संस्था को मिला। प्यारेलाल शर्मा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाए, और भारत रत्न से 5 विभूतियों को इस बार सम्मानित किया गया, जिनमें 4 को मरणोपरांत दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। ये चीजें बार बार आपको बताई जा रही हैं, मिस मत करना, बिल्कुल याद रखना, ये तो बहुत पूछा जाएगा आपसे। आगे लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने दोस्तों अभी एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्टिकल है आपके सामने। इंडिया एडीबी साइन 181 मिलियन डॉलर लोन टू इम्प्रूव लिवेबिलिटी एंड मोबिलिटी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में लिवेबिलिटी और मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एडीबी से ऋण लिया गया है। अब आप कहोगे 181 मिलियन डॉलर क्या भारत के पास नहीं थे, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है। लोन, कोई भी गवर्नमेंट हो लोन लेती है, काम करती है। कोई भी कंपनी आप देख लो, कोई कंपनी होती है, वो कंपनी कोई प्रोजेक्ट अगर उसको लाना होता है तो प्रोजेक्ट के लिए सरकार से या बैंकों से लोन भी लेती है, ठीक है ना, उस खास प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर के आसपास उपशहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में सुधार के लिए ये यूज किए जाएंगे। एडीबी की बात करें अगर, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, और इसके 68 सदस्य देश हैं। 68 इसके सदस्य देश हैं, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मत्सात्सुगु अस्कावा। मत्सात्सुगु अस्कावा जो हैं ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। संडे को एंजॉय कीजिए, रिवीजन वगैरह कीजिए, एक बार रिफ्रेश हो जाया कीजिए, ठीक है ना। मतलब हफ्ते भर आप क्या जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, वो सब के लिए आज संडे का दिन जो होता है, एक अगला वीक क्या करना है
उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आज बैठ करके सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हो, उसको 1 घंटे के लिए साइड रखो। 1 घंटे बैठ करके विचार करो कि कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, सही जा रहे हो कि नहीं, मतलब एक मूल्यांकन करो अपना, और अगले वीक का एक टारगेट सेट करो। फिर उसके बाद जुट जाओ नए रिफ्रेशमेंट के साथ। अगला वीक आपका होने वाला है। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। 14 मार्च 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो प्लेइंग विद मैथ ये थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में पुरुषों की विश्व रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों इसको आपको आज बताना है। कल मैंने बताया था 8 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में चेंज किए जाएंगे। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब आज आपको देने हैं। जिनको जिनको लोको पायलट और टेक्नीशियन का बुक लेना है, ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एमजीटी के द्वारा, एमजीटी एजुकेशन के द्वारा टेक्नीशियन का बैच भी लाया गया है, तो इसकी भी तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं पेड कोर्स से। टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वन लाइनर आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।